नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो वीडियो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस वीडियो में साथियों इस टॉपिक से 200 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं, जो सभी प्रश्न वन लाइनर के रूप में हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। आपको इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो वीडियो में दे दी जाएगी। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न साथियों ये रहा, हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1050 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है युग किसका युग कहलाता है? तो ये वीरगाथा युग कहलाता है। आदिकाल की भाषा कौन सी थी? तो आदिकाल की जो भाषा है साथियों वो अपभ्रंश और प्रारंभिक खड़ी बोली का इसमें इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। आदिकाल में हिंदी साहित्य का प्रमुख जो रूप था वो कौन सा था? तो वीरगाथा काव्य के रूप में। हिंदी साहित्य का आदि कवि किससे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदि कवि किससे कहा जाता है? तो शेरपा को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो शेरपा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? सिद्धों का साहित्य जो है वो हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वीरगाथा काल का जो अन्य नाम है वो है आदिकाल है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगल का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखिए, इस प्रश्न को एक बार फिर दोबारा देखिए आप। प्राकृत पिंगलम का संबंध किससे है? तो वीरगाथा काव्य के छंद प्रणाली से है। चंद्रवरदाई किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं और ये जो हैं पृथ्वीराज चौहान के कवि दरबारी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। और जो रासो है इनके पुत्र ने इसको पूरा किया साथियों। पृथ्वीराज रासो किस राजा पर आधारित है? तो पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी थी? ब्रज मिश्रित अपभ्रंश भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप किस प्रकार का? वीरगाथा काव्य के रूप में है ये। वीरगाथा काल के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो युद्ध और शौर्य का वर्णन करना। आलाखंड किस भाषा में लिखा गया है? तो बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया। आलाखंड के कवि कौन है? जगनिक है। आलाखंड किस वीर पर आधारित है? तो आला और उदल दो ही बहुत वीर हैं। आलाखंड के आला और उदल पर आधारित ये पूरा काव्य है, महाकाव्य है साथियों। पृथ्वीराज विजय किस भाषा में रचित है? किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो जयंक या इसका नाम जयनक भी है। इसका नाम जयंक भी कहा जाता है, इसको जयनक भी कहा जाता है इसको। हमीर रासो किसने लिखा है? नरपति नाले ने लिखा है। खुमार रासो के कवि कौन है? दरपत विजय के द्वारा खुमार रासो लिखा गया है। चंद रीस किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। जैसे चंद रीस और चंद्रवरदाई। कदम रासो के रचयिता कौन है? तो कदम रासो जो रचना है साथियों उसके रचना जो है नरपति नाले है। आदिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आदिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था वीरों के पराक्रम का वर्णन करना। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो नेपाल जो है हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं। सिद्धों का प्रमुख विषय क्या था? योग और तत्व ज्ञान। सिद्ध कवियों की भाषा क्या थी? अपभ्रंश मिश्रित देशज भाषा। शेरपा किस संप्रदाय से संबंधित थे? सिद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। लुइपा कौन थे? सिद्ध कवि थे, ये भी एक प्रसिद्ध सिद्ध हैं साथियों ये। खेड़प्पा किस काल के कवि हैं? तो ये भी आदिकाल के हैं और ये भी एक सिद्ध है। सहस्त्रयान संप्रदाय किससे संबंधित है? सिद्धों के कवियों से संबंधित है। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। गोरखवाणी किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। नाथ साहित्य का प्रमुख विषय क्या था? योग, भक्ति और रहस्यवाद। आदिकाल के प्रमुख 3 काव्य के रूप में कौन से हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और वीरगाथा काव्य। ये एक आदिकाल के प्रमुख काव्य के रूप हैं। सिद्ध साहित्य, इसमें नाथ साहित्य और वीरगाथा साहित्य है, वीर साहित्य है। सिद्ध साहित्य की किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। नाथ साहित्य किस धर्म से संबंधित है साथियों? तो शैव धर्म से। नाथ साहित्य जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 40वां। वीरगाथा काव्य किस वर्ग से संबंधित है? तो क्षत्रिय वीरों से संबंधित है। आदिकाल की भाषा का प्रभाव किस पर पड़ा था? प्रभाव था तो आदिकाल की भाषा का प्रभाव अपभ्रंश और प्राकृत का पर पड़ा है। नाथपंथी कवियों में प्रमुख कौन थे? तो गोरखनाथ है, जलंधर नाथ है और भर्तृहरिनाथ है। सिद्ध कवियों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो टोटल जो है 84 मानी जाती है साथियों, 84, जिसमें प्रमुख 4 बताया मैंने आपको। शेरपा का वास्तविक नाम क्या है? राहुल भद्र है। शेरपा का वास्तविक नाम राहुल भद्र। नाथ पंथ की स्थापना कहाँ हुई है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। हम्मीर रासो किस पर आधारित रचना है? तो हम्मीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर के थे साथियों, हम्मीर देव चौहान। आला किस राज्य से संबंधित है? आला खंड जो है, और आला और उदल इसके 2 जो है बहुत ही शानदार सेनापति हैं जिनके बारे में लिखा गया है। इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, परंतु दोनों जो है पृथ्वीराज जो है हारते हारते बचा था यहाँ पर। तो आला उदल उन पर आधारित साथियों ये रचना। तो महोबा बुंदेलखंड से संबंधित है इनका। रासो शब्द का अर्थ क्या पर? वीरों की कथाएं। रासो काव्य का मुख्य गुण क्या है? वीर रस। चंद्रदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? मैंने बताया आपको, पृथ्वीराज चौहान के। आदिकाल को वीरगाथा काल युग क्यों कहा गया है? तो इसमें क्योंकि इस काल में वीरता और कथाओं का, वीरता और युद्ध कथाओं का की प्रधानता थी, वर्णन था, इसलिए। इन जो हम्मीर रासो किसने किस राजा के लिए लिखा है? तो हम्मीर रासो जो है वो नरपति नारायण ने लिखा है, हम्मीर देव चौहान के लिए लिखा है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। वीरगाथा काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। आला और उदल कथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो आला खंड में मिलती है। नाथ संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श जो क्या था वो था योग और अध्यात्म को अपनाना। सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्धि प्राप्ति का साधक। अभंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हम साहित्य में कहाँ पर मिलता है? तो संत साहित्य में मिलता है। संत साहित्य में सबसे पहले इसका प्रयोग मिलता है। आगे चलते हैं। काव्य में ऐतिहासिकता का प्रथम रूप किस काल में मिलता है? तो आदिकाल में मिलता है। आगे चलते हैं साथियों। वीर रस को सर्वाधिक विकसित करने वाला जो काल है वो कौन सा है? आदिकाल है। वीर रस को सर्वाधिक विकसित करने वाला काल वो है आदिकाल है। ओके, आदिकाल में साहित्य की प्रेरणा का स्रोत जो थी वो क्या थी? देशभक्ति और वीरता। हम्मीर महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जयंक या जयनक किस भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। वीर गाथा काल में काव्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो वर्णनात्मक शैली में वर्णन हुआ है, लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो को किसने संकलित किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन ने। पृथ्वीराज का जो संकलित किया है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन के द्वारा किया गया है। नाथ संप्रदाय की भाषा का स्वरूप क्या था? तो देशज अपभ्रंश मिश्रित। सिद्धों ने अपनी रचना किस छंद में की है? दोहा और पद्य रूप में की है, पद्य में दोहा के रूप में की है। गोरखनाथ ने किस विषय पर लिखा है? किस विषय पर लिखा है? तो योग, ध्यान और तत्व का ज्ञान पर आधारित रचना पर विषय पर लिखा है उन्होंने। आगे देखिए साथियों। सहज योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सहज योग का प्रवर्तन किसने किया था? सहज योग का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? तो शेरपा ने किया था। नाथ साहित्य में कौन सा रस प्रमुख था? तो शांति रस। नाथ साहित्य में प्रमुख जो रस है वो कौन सा था? शांति रस का इसमें प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य में कौन सा रस प्रमुख था? तो अद्वैत भाव का रस। शेरपा के गुरु कौन थे? शंभुनाथ थे। कुल 84 सिद्धों में कुल 4 प्रमुख जो है वो कौन कौन से साथियों? तो शेरपा है, लुईपा, किरणपा और दामरूपा है। गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? तो भर्तृहरि। नाथ पंथ में कौन सा योग प्रमुख था? हठ योग। साथियों थोड़ा जुकाम में इसलिए आवाज़ आपको ऐसी लगेगी। वीरगाथा काल में किस वर्ग का साहित्य प्रमुख था? तो क्षत्रिय वर्ग का। नाथपंथी कवि किन भावों से प्रेरित थे? तो राइट आंसर योग और वैराग्य भाव से। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? तो हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य साथियों है।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रप्रताप द्वारा लिखा गया है और उसके पुत्र ने झेलर ने इसको पूरा किया है। पृथ्वीराज रासो में कितने पर्व या सर्ग हैं? ठीक है, कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। हम्बी रासों में कौन सा प्रमुख रस है? तो वीर रस है। आला खंड में कितने छंद का वर्णन मिलता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आला खंड में जो है लगभग 8500 छंद का वर्णन मिलता है। जगनीक किस राज्य से संबंधित हैं? तो बुंदेलखंड से संबंधित है जगनीक। नाथ पंथ के अनुयायी कौन कहलाते हैं? तो योगी और कनफटा साधु कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य में किस भाषा में लिखा गया है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। गोरखवाणी में किसका प्रतिपादन किया गया है? तो योग साधना का प्रतिपादन किया गया। साथियों मैं एक प्रश्न को एक बार ही बोल रहा हूँ, बार बार मैं इसका रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, इससे आपका समय भी नष्ट होगा। इसलिए कम समय में आपको 200 प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही लगभग 30 मिनट में आपको 200 प्रश्न जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको। आगे देखिए साथियों, नाथ साहित्य का दार्शनिक पक्ष क्या था? अद्वैतवाद। वीर गाथा काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? वीरता और युद्ध का गौरवगान करना। आदिकाल का सामाजिक स्वरूप कैसा था? समंती और युद्ध प्रधान। सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सिद्धि प्राप्ति योग, सिद्धि प्राप्त योगी। सहज योग का उद्देश्य क्या था? सहज योग को प्रवर्तन किया किसने? जो है शेरपा ने, जबकि उसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। नाथ साहित्य में किसका विरोध किया गया है? पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कौन सा अलंकार अधिक प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास अलंकार अधिक प्रयोग हुआ है। गोरखनाथ की भाषा कौन सी थी? तो देशज अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। आदिकाल में कविता का स्वरूप कैसा था? वर्णनात्मक एवं वीरगाथात्मक। आगे देखते हैं साथियों, सिद्ध कवियों के जो केंद्र था वो कहाँ था? तो बंगाल और बिहार था। नाथ कवियों का केंद्र कहाँ था? गोरखपुर और उत्तर भारत। वीरगाथा काव्य में कौन सी काव्य विधा प्रयुक्त थी? तो दोहा और चौपाई, इन दोनों का इसमें इस्तेमाल हुआ है साथियों। हम्बीर रासो का जो है काव्य रूप क्या है? वीरगाथा काव्य। अलग खंड का साहित्यिक स्वरूप क्या है? लोक गाथा। आदिकालीन काव्य में कौन सा रस सर्वाधिक जो है वो है वीर रस साथियों। इसकी प्रधानता रही है आदिकाल में ग्रंथों में। आदिकाल के अंत में कौन सा काल प्रारंभ होता है? तो भक्ति काल प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम 101 से लेकर 200 तक। भक्ति काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? जो है 1375 ईस्वी से लेके और 1700 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि आदिकाल जो है वो 1050 ईस्वी से लेके और 1375 ईस्वी तक माना जाता है। ओके साथियों, ये दूसरा काल है इसका, काल विभाजन के आधार पर। आगे देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग काल कहा जाता है? तो स्वर्ण युग काल का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग काल कहा जाता है। भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या था? भक्ति और ईश्वर में प्रेम। भक्ति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में, निर्गुण और सगुण। इसमें भी 2 भाग साथ ही, निर्गुण का भाग अलग 2 है, सगुण 2 है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो है वो है कबीर हैं। अब बात सुनिए साथियों, निर्गुण भक्ति क्या होती है और सगुण भक्ति क्या होती है, ये भी आप जान लीजिएगा। निर्गुण भक्ति वो जो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, जो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भजन कीर्तन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बल्कि निराकार उनके लिए ईश्वर होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। जबकि सगुण जो होते हैं साथियों, उसमें ईश्वर की मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है, उसकी पूजा की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है और उसे साकार रूप में पूजा जाता है, तो उसको बोलते हैं सगुण। ठीक है, ओके साथियों, आगे चलते हैं। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास है। आपको पता है राम की इन्होंने भक्ति की है, तुलसीदास। रामचरितमानस जिसमें अभी आने वाला है आगे। निर्गुण भक्ति के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो ज्ञान मार्गी हैं और प्रेम मार्गी हैं। निर्गुण भक्ति के 2 प्रकार कौन से हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति के 2 प्रकार कौन से हैं? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञान मार्गी संतों के प्रवर्तक कौन है? तो कबीरदास जी हैं ज्ञान मार्गी संतों के प्रवर्तक। प्रेम मार्गी संतों के प्रवर्तक कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, प्रेम मार्गी संतों के जो प्रवर्तक हैं वो हैं संत नामदेव। दोनों का ध्यान रखें आप। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक
जो माने जाते हैं वो रामानंद को माना जाता है। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानंद को माना जाता है। आगे चलते हैं साथियों, कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है? तो बल्लवाचार्य हैं। हस्त छाप के कवियों में इनका नाम आता है, अष्ट छाप के कवियों में इनका नाम आता है, जिसमें सूरदास भी अभी आने वाले हैं। ठीक है, बल्लवाचार्य और इनके पुत्र विठलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भक्ति काल का प्रमुख भाव कौन सा है? तो भक्ति भाव है, सीधी सी बात। भक्ति काल के कवियों की भाषा कैसी थी? तो लोक भाषा, जन भाषा, यानी लोगों के द्वारा बोली गई भाषा जिसे लोग को आसानी से समझ सकें और उनकी जो बात है कवियों की वो उनके लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आगे देखिए, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है? तो उनकी रचना बीजक में मिलता है। बीजक के 3 भाग कौन कौन से? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो साखी है, शबद है और रेमनी है। इन तीनों को याद रखें आप, इनके अंदर बहुत सारे 2 हैं इनके। कबीर का गुरु कौन था? तो स्वामी रामानंद था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में माना जाता है एक मान्यता के अनुसार। कबीर का जन्म किस जाति में हुआ था? तो जुलाहा परिवार में हुआ था, जुलाहा जाति में हुआ था। कबीर का प्रमुख संदेश क्या था? सत्य और ईश्वर के प्रेम की जो है, सत्य और प्रेम ही क्या है? ईश्वर है। ये कबीर ऐसा मानते हैं। कबीर की भाषा कौन सी थी? सुदक्कड़ी मिश्रित लोक भाषा, सुदक्कड़ी भाषा में लिखते थे कबीरदास जी। कबीरदास ने किन की आलोचना की है? जो पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं उस पर उनकी उन्होंने आलोचना की है। ओके साथियों, इनका उन्होंने विरोध किया है। कबीर किस प्रकार के भक्ति के समर्थक थे? निर्गुण भक्ति, निराकार। मैंने बताया अभी आपको, निर्गुण मतलब जो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इस भक्ति ने जो है उपासना की है, भक्ति की है कबीरदास जी ने। कबीर किस प्रकार के समाज का समर्थन करते हैं? आगे देखिए साथियों, समानता पर आधारित समाज की जो है कल्पना करते हैं। इस प्रकार का समाज होना चाहिए उनके अनुसार। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, जो बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले कोई। इसका भाव क्या है? इसका भाव है आत्म अवलोकन की शिक्षा देना, आत्म अवलोकन की शिक्षा देना। कबीर के शिष्य कौन कौन थे? तो धनी धर्मदास, सूरदास और जो है भगत सेवक। ओके साथियों, वो रसखान है अच्छा कवि में, सूरदास नहीं है साथियों। कबीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो मगहर में हुआ था। संत रैदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास के समकालीन थे। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। साथियों, यदि आपको ये PDF चाहिए और आपको मेरे YouTube पर पड़ी हुई जितनी भी वीडियो हैं, यदि उसकी किसी की यदि आपको PDF चाहिए तो मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये निःशुल्क दे दी जाएगी। आगे देखिए साथियों, रैदास की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा मिश्रित लोक भाषा। रैदास किसकी भक्ति किया करते थे? सगुण ईश्वर, संत गुण यानी सगुण। रैदास किसकी भक्ति किया करते थे? सगुण ईश्वर, यानी कि ये ईश्वर पर आस्था रखते थे, उनको साकार रूप में पूजते थे। संत नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। संत नामदेव किस भाषा में लिखते थे? मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। संत नामदेव किस धारा से जुड़े हुए थे? निर्गुण प्रेम मार्ग की धारा से जुड़े हुए थे। संत नानक किस संप्रदाय से प्रवर्तक हैं? संत नानक किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं साथियों। आगे चलते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। गुरु ग्रंथ किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते हैं? तो निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास रखते हैं। संत मीराबाई किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की गांव जो है राजस्थान में, मेड़ता नागौर जिले में हुआ था। ओके, मेड़ता वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है। मीराबाई का जो है जन्म वो किस वंश में हुआ था? तो ये राठौड़ वंश में, राठौड़ वंश की थी ये। ठीक है, वो चलते हैं आगे। मीराबाई की प्रमुख जो रचना है वो नरसिंह मायरा है, मीराबाई के पद हैं और भी इनकी कई रचना साथियों, लगभग 8 के आसपास रचना है मीराबाई की। मीराबाई किस भाषा में लिखती थी? जो है ब्रज भाषा में लिखा करती थी और गुजराती भाषा में इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। ओके साथियों, आगे चलते हैं। मीराबाई और राजस्थान, ये जो है राजस्थानी भाषा में उन्होंने भी लिखा है मीराबाई ने, क्योंकि ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ, वहीं इनका पली बड़ी रही और उनमें ही उनकी शादी हुई थी, तो राजस्थानी भाषा में भी ये लिखती हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो ये भक्ति काल की हैं साथियों, भक्ति काल की। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास, संत जो है इनके कवि थे, ये गुरु थे इनके। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रणुक्ता आगरा के निकट हुआ था। आगरा के निकट हुआ था।
सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो वल्लभ संप्रदाय। अष्टावक्र के कवियों का नाम गिना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, सूरदास के जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो साथियों, इसमें कहीं मिसप्रिंट हो तो ये आप ध्यान रखें। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो सूरदास जो है वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे और वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं साथियों सूरदास के। सूरदास किसकी भक्ति किया करते थे? श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। श्री कृष्ण के भक्त के पद गाया किया करते थे। और इन्होंने, सूरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं साथियों, जिसमें भ्रमर गीत मिलता है कृष्ण और गोपियों के बीच, उद्धव का उसमें वर्णन मिलता है। सूरसागर का प्रमुख विषय क्या था? श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन करना। सूरदास को क्या उपाधि दी जाती है? तो सूरदास को सूर कुटुंब का सूर्य कहा जाता है। सूरदास किस रस के कवि हैं? श्रृंगार कवि, श्रृंगार रस के कवि हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर घाट, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, जो है कब हुआ था? तो 1532 में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है साथियों मान्यता के अनुसार। तुलसी किसकी भक्ति किया करते थे? श्री राम की भक्ति किया करते थे, जबकि सूरदास जो है श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है। हालांकि इनकी कुल रचना है साथियों तो 12 रचना है। प्रमाणिक रचना की यदि बात करते हैं हम, इनकी जो प्रमाणिक रचना है साथियों 12 है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। और यदि आपको उन्हें याद करना है 12 रचनाओं को, उसमें 7 ब्रज भाषा की है साथियों और 5 अवधी भाषा की रचना है। तो उसका प्रश्न कहीं पूछ लिया जाता है तो आप मेरा पिछला वीडियो पढ़ा हुआ है, इसके संबंध में ट्रिक के साथ आप उन्हें आसानी से 1 मिनट के अंदर उन्हें याद कर सकते हैं। ओके साथियों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ओके साथियों, तुलसीदास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्नवली है, बरवैया रामायण है, रामचरितमानस है, वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है। साथ ही लगभग 12 रचना है टोटल प्रमाणिक रचना है इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो उनकी ट्रिक पड़ी हुई है, ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें याद कर सकते हैं कुछ ही समय में। तुलसीदास किस युग के कवि हैं? तो भक्ति काल। तुलसीदास का काव्य मुख्यतः किस रस पर आधारित है? तो भक्ति रस पर आधारित है। आगे चलते हैं 164 164वां प्रश्न साथियों, तुलसीदास का उपनाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास का काव्य का जो आदर्श है वो क्या है? मर्यादा और नीति का अपनाना और उसको अपनाने के लिए कहना। मतलब श्री राम के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के जो उन्होंने आदर्श अपनाए श्री राम ने, वही आदर्श तुलसीदास ने भी अपने जीवन में अपनाए और दूसरों को अपनाने के लिए कहा है। आगे देखिए, तुलसीदास की भाषा कैसी है साथियों? अवधी मिश्रित संस्कृत भाषा है। तुलसी जो है दास किस काल में हुए? तो अकबर के काल में। तुलसी की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। रामचरितमानस का मुख्य संदेश क्या है? रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य भक्ति, धर्म और नीति का वर्णन करना, उसको अपनाना। भक्ति काल की सबसे महान कवित्री कौन थी? तो मीराबाई थी। मीराबाई का जीवन किस भाव में से भरा हुआ था? तो कृष्ण प्रेम और त्याग से भरा हुआ था। सूरदास का गुरु कौन था? तो वल्लभाचार्य था। भक्ति काल की कवियों में जो है कविता रसिक कौन कहलाए? तो ये सूरदास कहलाए। अच्छा प्रश्न साथियों, ये भक्ति काल के कवियों की भाषा जनभाषा क्यों थी? ताकि संदेश सीधे जन जन तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, इसलिए जो है इस भाषा में इनको लिखा गया था। तुलसीदास ने समाज को क्या संदेश दिया है? सत्य, भक्ति, धर्म और मर्यादा का पालन करते रहना, इसे कभी नहीं छोड़ना और इसे दूसरों के लिए अपनाने के लिए कहना। कबीर का दोहा, प्रसिद्ध दोहा जो है वो जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का रहने दो। तो ये साथियों एक दोहा है। तो इसमें इस दोहे में क्या भाव है? मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। यानी कि जो तलवार साथियों, तलवार का मोल होता है, ना कि उसके जो रखी गई म्यान का मोल होता है। इसलिए मनुष्य को जो है अपने कर्म के अनुसार ही
महान मानना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। रैदास का प्रसिद्ध पद कौन सा है? तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आगे देखिए, संत नानक की भाषा कौन सी थी? तो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। गुरु नानक का प्रसिद्ध उपदेश क्या है? एक ओंकार सतनाम, ये इनका प्रसिद्ध पद है, उपदेश है साथियों, पद का नाम है। भक्ति काल के कवियों ने किसका विरोध किया है? जाति भेद और पाखंड का। भक्ति काल के कवियों का लक्ष्य क्या था? ईश्वर से एक तत्व की प्राप्ति करना। निर्गुण कवियों ने ईश्वर को किस रूप में माना है? तो निराकार और सर्वव्यापक शक्ति रूप में माना है। निराकार मतलब इसका कोई आकार नहीं है, वह सब जगह व्याप्त है इस संसार में, ऐसा मानते हैं निर्गुण कवि। सगुण कवियों ने ईश्वर को किस रूप में माना है? साकार रूप में माना है, मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, वो भजन कीर्तन करते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? निर्गुण निराकार। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? सगुण साकार। सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? सगुण साकार माधुर्य भाव का था। और मीराबाई की भक्ति का स्वरूप क्या था? वही सगुण साकार और माधुर्य भाव का ही था। रैदास की भक्ति किस प्रकार पर आधारित है? प्रेम और समानता पर आधारित है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल के कवियों में सामाजिक चेतना का बीज किसने बोया है? तो कबीरदास जी ने बोया है। भक्ति काल की कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भक्ति और समाज सुधार। भक्ति काल के कवियों ने किस चीज़ का प्रसार किया है? तो प्रेम, सहिष्णुता और एकता का प्रसार किया है। भक्ति काल की कविता में कौन सा रस प्रमुख प्रधान है? तो भक्ति रस है साथियों, एक बार आ चुका है, बार दूसरा बार आया है। भक्त तुलसीदास ने अपने काव्य में किस आदर्श का प्रतिपादन किया है? तो रामराज्य किया है। सूरदास ने अपने काव्य में क्या प्रस्तुत किया है? कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब अपने काव्य में ज़्यादातर कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। मीराबाई की कविता में कौन सी भावना प्रधान है? तो प्रेम और समर्पण भाव। श्री कृष्ण में आस्था रखती थी, उनकी भजन कीर्तन किया करती थी। भक्ति काल में किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रमुख तुलसीदास साथियों। आगे देखते हैं 198 प्रश्न साथियों। भक्ति काल में संत कवियों की कविता किस वर्ग के लिए थी? तो सामान्य जन के लिए। आगे देखते हैं, भक्ति काल के कवियों ने किसका विरोध किया है? तो सामाजिक अन्याय और अंधविश्वास पर इसका विरोध किया है। भक्ति काल के अंत में कौन सा काल प्रारंभ होता है? तो रीतिकाल। अब हम 200 से लेकर साथियों और 400 तक के प्रश्न रीतिकाल से संबंधित पढ़ेंगे। ये साथी 200 प्रश्न पूरे हुए, और ये जो देख लीजिए आप, बहुत ही कम समय में, लगभग देखिए आप 27 मिनट में ये पूरा वीडियो हो चुका है साथियों। 200 प्रश्न एक साथ हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आपको साथियों इस वीडियो की PDF चाहिए तो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। और साथियों इस हिंदी साहित्य, भारत की GK, भारत की ज्योग्राफी कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी कल्चर, विश्व के भौगोलिक के संबंध में बहुत सारे प्रश्न साथियों इस YouTube पर पड़े हुए हैं। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।